Today lecture is in continuation with the last lecture. लास्ट लेक्चर में हमने जो है बेसिक्स पढ़ी थी मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के, बेसिक टर्मिनोलॉजीज भी पढ़ी थी और मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड को कैसे यूज करके जो है हम इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स को जो है एनालाइज कर सकते हैं। उसके बाद हमने एक एग्जांपल की थी, तो उसी की कंटिन्यूएशन में ये लेक्चर है हमारा। उस एग्जांपल के बाद के जो स्लाइड्स रह गए थे तो वो आज हम पढ़ेंगे। फ्लो चार्ट ऑफ मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ये हमारा जो है फ्लो चार्ट है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के। मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करके हमने जो है एनालिसिस करना है। तो द फर्स्ट स्टेप इज कैलकुलेट डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स। सबसे पहले हमने डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, कैलकुलेट करने हैं। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जो है ऑलरेडी हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, जो कि हमारे पास k डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ k है। सेकेंड स्टेप इज टू कैलकुलेट द फिक्स्ड एंड मूवमेंट्स। सेकेंड स्टेप हमारा फिक्स्ड एंड मूवमेंट कैलकुलेशन का है। थर्ड स्टेप इज बैलेंसिंग द मूवमेंट्स एट ऑल जॉइंट्स दैट आर फ्री टू रोटेट। तो उसके बाद का स्टेप हमारा है कि जो हमारे पास फ्री टू रोटेट जॉइंट्स हैं वहां पे हमने मूवमेंट को बैलेंस करना है। मूवमेंट बैलेंस करने के लिए हम उसके बाद क्या करेंगे कि एवोल्युएट अनबैलेंस्ड मूवमेंट्स एंड देन फाइंड डिस्ट्रीब्यूटेड मूवमेंट्स। तो यहां से हम अनबैलेंस्ड मूवमेंट निकालेंगे, यानी समेशन ऑफ मूवमेंट एट दैट स्पेसिफिक जॉइंट मस्ट बी इक्वल टू 0। अगर वो 0 नहीं है, जितनी वैल्यू आ रही है वो आपके पास अनबैलेंस्ड मूवमेंट है। तो उस अनबैलेंस्ड मूवमेंट से हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड मूवमेंट्स फाइंड करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटेड मूवमेंट कैसे फाइंड करते हैं कि जो हमारे पास अनबैलेंस्ड मूवमेंट है, नेगेटिव ऑफ दिस मूवमेंट मल्टीप्लाई बाय डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, तो वो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड मूवमेंट्स निकल आता है। जब डिस्ट्रीब्यूटेड मूवमेंट्स हमारे पास आ जाए, फिर उसके बाद हमारा होता है कैरी ओवर मूवमेंट। कैरी ओवर मूवमेंट जो है वो नॉर्मली हमारे पास जो है हाफ जो है वो कैरी ओवर होता है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस कि आपके पास जो फार एंड है वो हिंज्ड है, फिक्स्ड है। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि अगर आपके पास फार एंड हिंज्ड है तो क्या होगा, अगर फार एंड फिक्स्ड है तो जो है क्या कैरी ओवर होगा। उसके बाद रिपीट द अबाउट टू स्टेप्स अंटिल द अनबैलेंस्ड मूवमेंट्स आर नेग्लिजिबली स्मॉल। ये प्रोसेस आपने रिपीट करना है तब तक जब तक हमारे पास जो अनबैलेंस्ड मूवमेंट की वैल्यू है वो बहुत ही स्मॉल ना आ जाए। नेक्स्ट फिर उसके बाद है डिटरमिन द फाइनल एंड मूवमेंट्स। तो जब आपके पास ये स्मॉल वैल्यू आ जाए तो वहां पे आपने प्रोसेस अपना स्टॉप कर देना है और हर जो आपके पास जॉइंट है उस जॉइंट पे जो जो आपके पास मूवमेंट्स आ रही हैं तो वो मूवमेंट्स आपने ऐड करनी है। तो जो वैल्यू आपके पास आ गई तो वो आपके पास उस एंड की एंड मूवमेंट्स आ गई। फिर उसके बाद है कंप्यूट मेंबर एंड शेयर्स। तो जैसे आपके पास जब मेंबर एंड मूवमेंट्स आ जाएं तो उसके बाद का जो प्रोसेस है सारा, उसके बाद का जितना भी प्रोसीजर है वो सेम टू सेम जिस तरह हम स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड में करते आए हैं, तो सेम वही प्रोसीजर फॉलो करके हमने मेंबर एंड मूवमेंट से मेंबर एंड शेयर्स फाइंड करने हैं। जब मेंबर एंड शेयर्स हमारे पास आ जाएं तो सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड कर देनी है और उसके बाद शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा कर देनी है। तो दिस इज बेसिकली द फ्लो चार्ट ऑफ मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, that how we can calculate the support reactions and how to draw shear force and bending moment diagram of an indeterminate beam using moment distribution method. Now coming toward the first example, the statement of example is determine the reactions and draw the shear and bending moment diagram for a two span continuous beam shown in figure. ये आपके पास एक टू स्पैन कंटिन्यूस बीम है, इंडिटरमिनेट बीम है। इसका हमने क्या करना है, रिएक्शंस फाइंड करके शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करनी है। तो यूजिंग मेथड ऑफ मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, our first step is to calculate distribution factors. So for distribution factors, here we have to check that how many of the joints are free to rotate. So only joint B is free to rotate. The distribution factor at this joints are
अब यहाँ अगर आप देखें तो आपके पास सिर्फ जॉइंट बी जो है वो फ्री टू रोटेट है, तो हम जो है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स जो आपके पास फ्री टू रोटेट जॉइंट्स हो वहीं पे फाइंड करते हैं। तो जॉइंट बी पे जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आएंगे, एक डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर बी ए आएगा, एक डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर बी सी आएगा। सो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर बी ए इज इक्वल टू के बी ए डिवाइडेड बाई के बी ए प्लस के बी सी। ठीक है, यानी जिस मेंबर के लिए आप ये फाइंड कर रहे हैं तो वो आपका ऊपर वहां पे वो आ जाएगा के ऑफ दैट मेंबर डिवाइडेड बाय के ऑफ मेंबर्स कनेक्टेड टू दैट जॉइंट। तो दो मेंबर्स कनेक्टेड हैं तो ये दो आपके पास आ गए। अब ये जो के की वैल्यू है ये हमें पता है कि आई बाय एल की एल है, तो ये आई डिवाइडेड बाय एल आपका 25 आ जाएगा, 10 प्लस 15। ये के बी ए आई बाय 25 एंड के बी सी आई बाय लेंथ विच इज 30। तो इसे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हमारे पास आ रहा है 0.545। फिर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर बी सी, तो ये हमारे पास इक्वल है के ऑफ बी सी डिवाइडेड बाई के ऑफ बी ए प्लस के ऑफ बी सी। तो के बी सी हमारे पास आई बाय 30, के बी ए आई बाय 25 एंड के बी सी जो है वो भी आई बाय 30। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 0.455 वैल्यू आ जाएगी। अब जो किसी भी जॉइंट पे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स का अगर हम सम लें तो वो हमारे पास 1 के इक्वल होना चाहिए, और ये हमारे पास एक चेक है कि हमारे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स जो हमने कैलकुलेट किए हैं वो करेक्ट हैं या नहीं करेक्ट। तो उसके लिए क्या है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर किसी भी जॉइंट पे हो, जितने भी आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हो, तो उनका सम आपके पास 1 की इक्वल होना चाहिए। सो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर बी ए प्लस डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर बी सी विल बी इक्वल टू 0.545 प्लस 0.455 इक्वल्स टू 1। इट मींस कि जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यूज हैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की वो करेक्ट है। तो जब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स फाइंड आउट हो जाएं तो उसके बाद क्या करना है कि ये आपके पास मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। ठीक है, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है तो इसके टॉप पे जहां पे आपके पास ये जो जॉइंट फ्री टू रोटेट है, ये जो सपोर्ट आपके पास ऐसी है जिसमें रोटेशन हो सकती है, फ्री टू रोटेट है, तो अब आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर बी ए है, तो यहाँ पे आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर बी ए की वैल्यू आ जाएगी। ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर बी सी है, तो यहाँ पे आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर बी सी की वैल्यू आ जाएगी। फिर सेकंड स्टेप जो है वो फिक्स्ड एंड मोमेंट्स का है। Assuming that joint B is clamped against rotation, we calculate fixed end moments due to external loads by using the fixed end moment expressions. Fixed end moment ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड में कि फिक्स्ड एंड मोमेंट के लिए हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास कोई एंड फ्री टू रोटेट भी है तो हम टेम्परेरीली उसको क्लैम्प कर देते हैं, फिक्स्ड कर देते हैं, यानी जितने भी स्पैन्स ऑफ बीम हैं उसको हम जितने भी स्पैन्स हैं सबको हम फिक्स्ड एंड लेते हैं, यानी बोथ एंड उसके फिक्स्ड। तो फिक्स्ड एंड मूवमेंट के फार्मूले आपको पता है कि वो आपके पास इनसाइड बुक कवर पे होंगे। अब ये जो कंडीशन है ये आपके पास है कि आपके पास एक फिक्स्ड बीम है जिसके ऊपर पॉइंट लोड लगा हुआ है लेकिन सिमेट्रिक लोड नहीं है, मतलब सेंटर पे नहीं लगा हुआ। 10 फीट डिस्टेंस एक एंड से है, 15 फीट डिस्टेंस दूसरे एंड से है। तो इस केस में हमारे पास जो फार्मूला होता है वो फिक्स्ड एंड मूवमेंट ए बी का पी ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर, और फिक्स्ड एंड मूवमेंट बी ए जो है वो पी ए स्क्वायर बी डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर। तो यहाँ पे ए आपके पास 10 हो गया, बी आपके पास 15 हो गया, ये डिवाइडेड बाय 25 स्क्वायर, सिमिलरली 18 इंटू 10 स्क्वायर, 15 डिवाइडेड बाय लेंथ स्क्वायर जो है वो आपके पास 25 स्क्वायर। अब अगर आपके पास आंसर पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, बल्कि यहाँ पे आपके पास ये आपके पास जो मूवमेंट है ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये पॉजिटिव होगा, ये वाली मूवमेंट क्लॉकवाइज है तो ये आपके पास नेगेटिव होगा। सिमिलरली फॉर बीसी मेंबर the case is UDL on the whole span of the beam. So the formula is WL square divided by 12. So W is 2, length is 30, so 2 into 30 square divided by 12. तो हमारे पास जो फिक्स्ड एंड मोमेंट BC की वैल्यू है वो 150 किप फीट, and fixed end moment CB will be same but with opposite direction, 150 kip feet but clockwise. So
मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में फिर हमने क्या करना है कि हमारे पास फिक्स एंड मोमेंट जो ए बी आया वो हमने यहाँ पे लिख दिया 64.8, फिक्स एंड मोमेंट बी ए जो आया वो हमने यहाँ पे लिख दिया -43.2, फिक्स एंड मोमेंट बी सी जो है वो हमने यहाँ पे लिख दिया 150 एंड फिक्स एंड मोमेंट सी भी हमने यहाँ पे लिख दिया -150। अब नेक्स्ट जो स्टेप है वो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन का है। Since joint B is actually not clamped, we release the joint and determine the unbalanced moment acting on it by summing the moments at end B of member AB and BC. तो अब हमें जो जॉइंट हमारे पास फ्री टू रोटेट है वहां पे अनबैलेंस्ड मोमेंट फाइंड आउट करना है। फॉर अनबैलेंस्ड मोमेंट हम क्या करते हैं कि उस जॉइंट पे समेशन और जितने भी मेंबर्स लगे हैं तो वहां पे मेंबर एंड मोमेंट्स हमारे पास आती हैं जो हमने फिक्स्ड एंड मोमेंट्स निकाली हैं। अब जैसे इस केस में अगर आप देखें तो फिक्स्ड एंड मोमेंट बी ए प्लस फिक्स्ड एंड मोमेंट बी सी, इनका सम लेके हम जो है हमारे पास जो वैल्यू आएगी चाहे वो पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव आ रही है तो वो जो मोमेंट होगी वो हमारे पास अनबैलेंस्ड मोमेंट होगी। तो ये हमारे पास अनबैलेंस्ड मोमेंट एट जॉइंट बी जो है वो किस चीज के इक्वल हो जाएगा 43.2 प्लस 150। तो ये आपके पास इसे कैलकुलेट करेंगे तो 106.8 क्यूब फीट आ गया। अब the distributed moments due to these unbalanced moment at end B of member AB and BC are determined by multiplying the negative of unbalanced moment by the distribution factor। नेक्स्ट स्टेप इसके बाद क्या होता है कि हमने डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट निकालना है। डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट के लिए क्या करते हैं कि इस जॉइंट पे जो जो मेंबर्स कनेक्टेड हैं यानी यहाँ से BC कनेक्टेड है, BA कनेक्टेड है और यहाँ से BC कनेक्टेड है, तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि नेगेटिव ऑफ दिस अनबैलेंस्ड मोमेंट मल्टीप्लाई बाय डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स एज वी कैलकुलेटेड इन स्टेप नंबर 1। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर BA का क्या था 0.545, नेगेटिव ऑफ अनबैलेंस्ड मोमेंट ये प्लस 106.8 था तो ये माइनस 106.8 हो गया। इसे मल्टीप्लाई किया हमारे पास वैल्यू आ गई -58.2 के फीट and distributed moment BC will be equal to distribution factor of BC multiplied by negative of unbalanced moment. So the distribution factor of BC is 0.455 and negative of that unbalanced moment is -106.8. By multiplying these two terms we get -48.6 cubic feet. So these are the distributed moments BA and BC. तो ये जो आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट्स होंगे ये आपने क्या करने हैं बैलेंसिंग जॉइंट बी है, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट जो निकालते हैं ये जॉइंट बी को बैलेंस करने के लिए निकलते हैं। तो आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट जो आपके पास आया बी ए का वो -58.2 था और बी सी का 48.6 था, ये आपने यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आपका होगा मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन में कैरी ओवर मोमेंट का। तो carry over moment at the far end A and C of the member AB and BC respectively are then computed as, तो carry over moment AB and carry over moment CB, half of that distributed moment is carried over to the far end, जो कि हम पहले पढ़ चुके थे कि फार एंड पे हमारे पास हाफ ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट जो है वो कैरीड ओवर होगा। तो कैरी ओवर मोमेंट ये मोमेंट हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट -58.2 था तो इसका हाफ लिया -29.1 आपके पास आ गया। सिमिलरली कैरी ओवर मोमेंट सी भी जो है वो हाफ ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट BC हो जाएगा। ये आपके पास हाफ ऑफ दैट डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट है जो कि -48.6 है, इसका हमने हाफ लिया तो -24.3 के फीट आ गया। अब joint B is the only joint of the structure that is free to rotate and because it has been balanced when end moment distribution process। तो अब हमारे पास सिर्फ एक ही जॉइंट B जो है वो यहाँ फ्री टू रोटेट है, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये जॉइंट B जब बैलेंस हो जाए तो यहाँ पे हम ये प्रोसेस जो है वो एंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देख लें इसका हाफ यहाँ पे कैरिड ओवर हो गया, इसका हाफ यहाँ पे कैरिड ओवर हो गया, तो इसका मतलब ये है कि ये जॉइंट B जो है ये हमारा बैलेंस हो गया है। अब जॉइंट B पे कोई हमारे पास अनबैलेंस्ड मोमेंट नहीं है तो यहाँ पे हम अपना प्रोसेस जो है स्टॉप कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हम अनबैलेंस्ड मूवमेंट देखते हैं फ्री टू रोटेट जो जॉइंट हो उस पे।
तो जब फ्री टू रोटेट जॉइंट पे कोई अनबैलेंस्ड मूवमेंट ही नहीं आएगी तो हमारा प्रोसेस आगे नहीं चल सकता, वो वहां पे स्टॉप हो जाता है। जिस केस में हमारे पास जो एंड फ्री टू रोटेट है वहां पे अगर अनबैलेंस्ड मूवमेंट आती भी है तो जैसे जैसे हम एक स्टेप से अगले स्टेप पे जाते हैं तो अनबैलेंस्ड मूवमेंट की वैल्यू कम होती जाती है। तो उस केस में हम ये देखेंगे कि जब हमारे पास वो अनबैलेंस्ड मूवमेंट की वैल्यू निग्लिजिबली बहुत ही स्मॉल आ जाए तो वहां पे हम प्रोसेस को एंड करेंगे। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा केस है तो इस केस में हम यहाँ पे जो है अपना प्रोसेस एंड कर देंगे और एंड करने के बाद हम क्या करेंगे, समेशन ऑफ दिस लेंगे, जो भी हमारे पास वैल्यू आई वो हमारे पास मेंबर एंड मूवमेंट ए भी हो जाएगा, समेशन ऑफ दिस लेंगे, जो भी वैल्यू आई वो मेंबर एंड मूवमेंट बी ए हो जाएगा, एंड समेशन ऑफ दीज टू वैल्यूज, जो भी वैल्यू हमारे पास आएगी तो वो एम बी सी हो जाएगा, और यहाँ पे हम लेंगे इनका एडिशन, तो जो भी वैल्यू आई वो हमारे पास एम ऑफ सी बी आ जाएगा। मेंबर एंड शेयर सपोर्ट रिएक्शन, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो जैसे कि पहले भी मैं बता चुका हूं कि ये फाइनल मोमेंट्स तक जो है ये प्रोसेस प्रोसीजर जो है वो डिफरेंट है। जब ये प्रोसीजर यहाँ तक आपके पास फाइनल मोमेंट्स आ जाएं और अगर आप इसको कंपेयर करें विद द स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन में जो हमारी एक फर्स्ट एग्जांपल थी, ये एग्जांपल सेम टू सेम वही एग्जांपल है जो कि हम स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन से कर चुके हैं। तो अगर आप वहां पे फाइनल मूवमेंट्स देखें तो सेम टू सेम आपके पास यही फाइनल मूवमेंट्स एंड मूवमेंट्स आई होंगी। तो इसके बाद का जितना भी प्रोसीजर है, मेंबर एंड शेयर का हो गया, सपोर्ट रिएक्शन हो गया, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो गए, वो आप सेम टू सेम वही स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड में जो हमने पढ़ा है वहां से देख सकते हैं। सेम टू सेम वही वैल्यूज आपके पास आएंगी, वही सपोर्ट रिएक्शंस आएंगे और सेम वही शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगी। Example 2, determine the reactions and draw the shear and bending moment diagrams for a two-span continuous beam shown in figure। अब ये आपके पास एक टू स्पैन कंटिन्यूस बीम है, ठीक है। इसे अगर आप देखें तो ये आपके पास 80 किलो न्यूटन जो है वो बिल्कुल सिमेट्रिक सेंटर पे लगा हुआ है, यहाँ पे 40 किलो न्यूटन सेंटर पे लगा हुआ है। द डिफरेंस इज कि यहाँ पे 1.5 आई है और यहाँ पे आपके पास सिंपल 1 आई है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स हम कहाँ पे फाइंड करते हैं, जो एंड हमारे पास फ्री टू रोटेट हो। अब जॉइंट बी एंड सी ऑफ द कंटिन्यूस बीम आर फ्री टू रोटेट, द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स एट जॉइंट बी आर। तो जॉइंट बी पे हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हो क्या हो जाएगा, K of BA डिवाइडेड बाय K of BA प्लस K of BC, क्योंकि B पे BA भी है, B पे BC भी है, ठीक है। लेकिन K of BA अगर हम देखें तो ये 1.5 आई था, इसलिए यहाँ पे 1.5 आई डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा, I बाय लेंथ। KBA 1.5 आई बाय लेंथ एंड KBC आई बाय 10, इसका 1 आई था तो इसलिए ये 1 आई आपके पास आ गया। इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 0.6 आ जाएगी। सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर BC फाइंड करेंगे। सो फॉर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर BC, K of BC डिवाइडेड बाय K of BA प्लस K of BC। तो KBC हमारे पास I बाय लेंथ I बाय 10 हो जाएगा, KBA जो है वो ये 1.5 I बाय 10 हो जाएगा, प्लस KBC जो है वो भी I बाय 10 हो जाएगा। तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू हमारे पास 0.4 आ जाएगी। नेक्स्ट एट जॉइंट सी, अगर हम जॉइंट सी को देखें तो जॉइंट सी पे हमारे पास सिर्फ एक ही मेंबर अटैच्ड है जो कि CB मेंबर है। तो उसमें आपके पास एक ही डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फाइंड होगा जो कि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर CB होगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर CB जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, K of CB डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल मेंबर्स कनेक्टेड टू दैट जॉइंट। लेकिन इस जॉइंट पे आपके पास सिर्फ एक ही मेंबर कनेक्टेड है तो इसलिए K of CB आएगा। यहाँ पे आपके पास 0.1 आई हो जाएगा, मतलब I बाय 10 हो जाएगा डिवाइडेड बाय I बाय 10 हो जाएगा। तो 1 बाय 10 से 0.1 आता है, इसलिए यहाँ पे 0.1 आई लिखा हुआ है। सिमिलरली यहाँ पे भी 0.1 आई लिखा हुआ है जो कि इक्वल हो जाएगा 1 के।
ठीक है। जहां पे सिर्फ एक ही मेंबर किसी जॉइंट पे कनेक्टेड है तो उसका आप ऑटोमेटिकली आपको पता होना चाहिए कि जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर उसका आएगा उसकी वैल्यू 1 आएगी। और जहां पे आपके पास इस टाइप के दो मेंबर्स कनेक्टेड हो तो वहां पे आपके पास आपने कैलकुलेट करना है और एट द एंड आपके पास जो समेशन है वो आपका इक्वल टू 1 आना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप हमारा हो जाता है फिक्स्ड एंड मोमेंट्स का। तो एक मेंबर ए बी है, एक मेंबर बी सी है। तो फिक्स्ड एंड मोमेंट ए बी जो है वो आपके पास कितना हो जाएगा, पी एल बाई 8 का फॉर्मूला यूज होगा क्योंकि सेंटर पे आपके पास लोड लगा हुआ है। तो 80 इंटू लेंथ 10 डिवाइडेड बाई 8 100 आ गया। फिक्स्ड एंड मोमेंट बी ए जो है वो आपके पास कितना हो जाएगा, PL by 8 similarly same formula but with negative sign because ये जो यहाँ पे आपके पास जो मूवमेंट होगी वो क्लॉकवाइज होगी और यहाँ पे मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज होगी। फिर सिमिलरली फॉर BC मेंबर यहाँ पे ये मिस्टेक हुई है, AB और BA लिखा हुआ है, ये BC एंड CB है। फिक्स एंड मूवमेंट BC जो है वो आपके पास सेम कंडीशंस है, जस्ट लोडिंग में डिफरेंस है। तो ये आपके पास PL by 8 40 into 10 डिवाइडेड बाय 8 हो जाएगा। तो ये यहाँ से वैल्यू आपके पास +50 आई और फिक्स्ड एंड मूवमेंट सी भी जो है वो आपके पास जस्ट डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, मूवमेंट आपके पास सेम रहेगी -50। तो आपने जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फाइंड किया, मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आप बनाएंगे। मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो आपकी बनेगी तो वो सबसे पहले आपने क्या लिखना है, यहाँ पे ए बी बी ए बी सी सी भी लिख देना है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स लिखने हैं। तो यहाँ पे बी ए का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 0.6 आ रहा था, बीसी का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 0.4 आ रहा था। सिमिलरली सीबी का हमने जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फाइंड किया है वो हमारे पास 1 वैल्यू आ रही थी। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या लिखने हैं, फिक्स्ड एंड मूवमेंट्स। फिक्स्ड एंड मूवमेंट ए बी की वैल्यू 100 आ रही थी, फिक्स्ड एंड मूवमेंट बी ए की वैल्यू हमारे पास -100, फिक्स्ड एंड मूवमेंट बी सी इज इक्वल टू +50 एंड फिक्स्ड एंड मूवमेंट सी बी इज इक्वल टू -50। नेक्स्ट स्टेप मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन है। तो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम क्या करते हैं कि अनबैलेंस मोमेंट फाइंड करते हैं और अनबैलेंस मोमेंट फाइंड करने के बाद हम जो है दोबारा से मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। After recording the distribution factors and fixed and moment in the moment distribution table, we begin with the moment distribution process by balancing joint B and C. The unbalanced movement at joint B is equal to, तो यहाँ पे जो अगर हम unbalanced movement देखें joint B पे, तो joint B पे हमारे पास -100 +50 यानी -50 unbalanced movement joint B पे रहेगा। तो हमारे पास -100 +50 -100 किलोन्यूटन मीटर unbalanced movement आ गया। Thus the distributed moment at the end B of member AB and BC, तो distributed moment हमारे पास किस चीज के इक्वल हो जाएगा, distribution factor multiply by negative of unbalanced moment। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर बी ए जो है उसकी वैल्यू 0.6 थी और नेगेटिव ऑफ अनबैलेंस मूवमेंट, तो नेगेटिव ऑफ दिस -50 विल बी इक्वल टू +50। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, +30 वैल्यू आ जाएगी। एंड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर डिस्ट्रीब्यूटेड मूवमेंट बीसी के लिए हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर बीसी मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव ऑफ अनबैलेंस मूवमेंट बी। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर BC जो है वो 0.4 हो जाएगा और नेगेटिव ऑफ अनबैलेंस मूवमेंट B जो है वो +50 हो जाएगा। तो 0.4 + 50 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 20 वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली अगर हम अनबैलेंस मूवमेंट एट जॉइंट C देखें तो वो हमारे पास C पे अगर देखें तो हमारे पास जो अनबैलेंस्ड मूवमेंट है वो -50 है। ठीक है, तो जब -50 अनबैलेंस्ड मूवमेंट है तो डिस्ट्रीब्यूटेड मूवमेंट जो इसका फाइंड होगा एट एंड C ऑफ मेंबर BC, तो डिस्ट्रीब्यूटेड मूवमेंट CB जो है वो हमारे पास किस चीज की इक्वल हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर CB मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव ऑफ अनबैलेंस्ड मूवमेंट एट C। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर C भी हमारे पास 1 वैल्यू थी और नेगेटिव ऑफ अनबैलेंस मूवमेंट ये -50 है, इसका नेगेटिव लेंगे तो +50 हो जाएगा। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, +50। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जब हमने डिस्ट्रीब्यूटेड मूवमेंट यानी बैलेंसिंग की तो यहाँ पे 30 डिस्ट्रीब्यूटेड मूवमेंट आना चाहिए, यहाँ पे 20 डिस्ट्रीब्यूटेड मूवमेंट आएगा और यहाँ पे +50 जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड मूवमेंट आएगा। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, one half of these distributed movements are then carried over to the far ends of the member।
this process is repeated until the unbalanced movements are negligibly small. अब इसमें 1/2 of this distributed movement जो है वो carry over होगा to the far end, और ये प्रोसेस हम तब तक करेंगे, ये प्रोसेस हम तब तक करेंगे जब तक हमारे पास जो अनबैलेंस्ड मूवमेंट्स हैं उनकी वैल्यू बहुत ही स्मॉल ना आ जाए. फाइनल मूवमेंट्स, the final member and movements obtained by summing the movements in each column of movement distribution table are recorded on the last line of the table. तो जब हमारे पास नेग्लिजिबली स्मॉल वैल्यू आ जाएगी वहां पे हम अपना प्रोसेस स्टॉप कर देंगे, और हर कॉलम में हम जो हमारे पास हर कॉलम में मूवमेंट की वैल्यूज आई होंगी उनको ऐड करेंगे, उनका सम लेके जो लास्ट हमारी लाइन होगी टेबल में वो हमारे पास मेंबर एंड मूवमेंट्स की होगी. तो ये प्रोसेस अगर आप देखें तो यहाँ से हमारे पास यहाँ पे ये देखें कंप्लीट प्रोसेस शो किया गया है. हमने यहाँ तक किया था तो इसका कैरी ओवर मूवमेंट, इसका हाफ यहाँ पे आएगा, -15 आ गया, इसका कैरी ओवर जो है वो हाफ यहाँ पे आ गया, +10 आ गया, और इसका कैरी ओवर हाफ यहाँ पे आएगा जो कि हमारे पास 25 हो गया. ठीक है. अब अगर हम देखें तो हमारे पास जो अनबैलेंस्ड मूवमेंट है वो जॉइंट बी पे कितना है, जॉइंट सी पे कितना है. ठीक है. अब हमारे पास अनबैलेंस्ड मूवमेंट यहाँ पे अगर आप देखें तो 25 है, तो नेगेटिव ऑफ दिस मूवमेंट लेंगे तो -25 हो जाएगा. ठीक है. उस -25 का हम अगर डिस्ट्रीब्यूटेड मूवमेंट निकालें तो 0.6 मल्टीप्लाई बाय -25 करेंगे तो 15 वैल्यू आ जाएगी. सिमिलरली 0.4 मल्टीप्लाई बाय -25 करेंगे तो हमारे पास -10 वैल्यू आ जाएगी. और यहाँ तो सिंपल है, एक ही मेंबर है तो जितना आपके पास वैल्यू है उसकी नेगेटिव वैल्यू आएगी, क्योंकि आपने डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 1 है तो 1 से ही नेगेटिव ऑफ दैट मोमेंट अनबैलेंस्ड मल्टीप्लाई बाय डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, बट डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर दिस जॉइंट इज 1, so 1 multiplied by negative of this will be equal to -10. Then the next step is again carry over. So carry over will be half of this will be carried over to this, and half of this will be -10 will be carried over here, and half of -10 will be carried over here. So we have -7.5, -5 and -5. Again we have -5 unbalanced movement at joint B and at joint C. So we have to distribute it. So distributed movement will be negative of this, which will be equal to +5, and multiply by distribution factor, multiply by 0.6. 0.6 multiplied by 5 will gives us 3, and 0.4 multiplied by +5 will gives us 2 value. Similarly for here, for joint C, we have negative of this, which is +5 multiplied by distribution factor, which is 1. So +5 multiplied by 1 is equal to +5. तो ये प्रोसेस जो है इसी तरह करते जाएंगे, तब तक करते जाएंगे जब तक हमारे पास बहुत ही स्मॉल नेग्लिजिबल वैल्यूज ना आ जाएं. जब हमारे पास बहुत ही स्मॉल वैल्यूज आ जाएंगी तो उसके बाद हम ये प्रोसेस स्टॉप कर देंगे, और यहाँ पे इस कॉलम में ये सारी वैल्यूज हम ऐड करते जाएंगे. जो वैल्यू आ गई वो यहाँ पे लिख देंगे. सिमिलरली इस कॉलम में जो वैल्यूज आती जाएंगी उनको ऐड करके यहाँ पे लिख देंगे. इस कॉलम में जो वैल्यूज आती जाएंगी उनको ऐड करके यहाँ लिख देंगे, और इस कॉलम में जो वैल्यूज हमारे पास आती जाएंगी उनको ऐड करके हमने यहाँ पे लिख देना है. ठीक है. तो ये जब हम लिखेंगे तो हमारे पास जो एंड पे लाइन में आएंगी ये हमारे पास क्या आ जाएंगी, फाइनल एंड मोमेंट्स, यानी MAB इज इक्वल टू 108.4, MBA इज इक्वल टू -83.4, MBC इज इक्वल टू 83.4 एंड MCB इज इक्वल टू 0. अल्टरनेटिव मेथड इसको सॉल्व करने के लिए, अब यहाँ पे अगर आप देखें, बिकॉज द एंड सपोर्ट C of the continuous beam is a simple support, the analysis can be simplified by using the reduced relative bending stiffness for member BC which is adjacent to the simple support C. तो KBC को हम 3/4 I/L भी ले सकते हैं. ठीक है. अगर आप देखें जो हमने पिछली स्लाइडों में पढ़ा था तो KBC जो है अगर आपके पास हम 3/4 I/L भी ले सकते हैं, क्योंकि फार एंड हमारे पास इस केस में फिक्स्ड नहीं है.
तो अगर उसको उस प्रोसीजर को फॉलो करें तो relative bending stiffness of member AB remains the same as before. The distribution factors at joint B are now given by distribution factor BA KBA divided by KBA plus KBC. So KBA 1.5 I divided by length, ये I by length सिर्फ डिफरेंस क्या किया है 3/4 I by L किया है. Similarly KBC के लिए भी 3/4 I by L किया है. ठीक है, ये 2/3 और 1/3 यहाँ वैल्यू आ गया. और CB के लिए तो आपके पास जो है वो चाहे 3/4 I by L हो या सिंपल I by L हो, वो तो सिंपल आपके पास KCB डिवाइडेड बाय KCB, वो आपके पास वैल्यू 1 ही आएगी. Since we are using the reduced relative bending stiffness for member BC, joint C needs to be balanced once in the moment distribution process. Joint B and C are balanced and the distributed moments are computed in the usual manner. However, third line of the table, no moment is carried over to the end C of the member BC. Joint B is balanced once more and the moment is carried over to the end A of member AB, line 4 and 5. Joint B and C are now balanced. We end the process here. अब यहाँ पे अगर आप देखें कि ये जो है अगर आपके पास एक बार बैलेंस हो गया तो इसका मतलब ये है कि अगर आप पिछले जो हमने बैलेंसिंग की है अगर उसको भी देख लें तो वहां भी अगर आप देख लें वहां से भी हमारे पास वैल्यू जो है एट द एंड 0 आ रही है, क्योंकि उसमें क्या होता है अनबैलेंस्ड मूवमेंट आ जाता है, उसको हम बैलेंस कर देते हैं 1 से मल्टीप्लाई करके, फिर अनबैलेंस्ड मूवमेंट आ जाता है, बैलेंस कर देते हैं. तो इसको हम एक बार बैलेंस करके यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं और इसका कैरी ओवर फिर यहाँ पे हम नहीं लेके आएंगे. ठीक है, इसका कैरी ओवर यहाँ पे नहीं आएगा, सिंपल सिर्फ ये होगा कि इसका कैरी ओवर फिक्स्ड एंड पे आएगा, इसका कैरी ओवर फिक्स्ड एंड पे आ जाएगा. और यहाँ पे हमारे पास फिर जो अनबैलेंस्ड मूवमेंट आएगी वो इसकी वजह से आएगी, वो यहाँ 25 आ जाएगी, उसको हम बैलेंस कर देंगे और इसका कैरिड ओवर आपके पास यहाँ पे आ गया. तो इसके बाद अगर आप देखें जॉइंट बी और जॉइंट सी दोनों आपके पास बैलेंस्ड है, तो यहाँ पे हम ये प्रोसेस अपना स्टॉप कर देंगे. तो ये अल्टरनेटिव मेथड था. तो इसके बाद सिंपल आपने वही जो कॉलम के एडिशन है वो करते जाएं तो आपके पास फाइनल मूवमेंट्स आ जाएंगी. तो जब आपके पास फाइनल मूवमेंट्स आ जाएं तो वहां से आपने सिंपल क्या करना है कि मेंबर एंड शेयर्स निकालने हैं, वो सेम टू सेम वही प्रोसीजर फॉलो करना है जो कि हम स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड में फॉलो कर चुके हैं. यानी इस मेंबर को सेपरेट कर दें, इस मेंबर को सेपरेट कर दें. मेंबर एंड मूवमेंट्स हमारे पास आ गई हैं, वो लगा दें यहाँ भी, वो आपकी यहाँ पे भी लग जाएगी. उसके बाद सिंपल आप जॉइंट ए पे या जॉइंट बी पे समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0 लें. लेट्स सपोज जॉइंट बी पे समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0 लेंगे तो आपके पास ए वाई की वैल्यू आ जाएगी 42.5. सिमिलरली यहाँ पे आपके पास शेयर एट बी ए आप लिख सकते हैं, एस बी ए लिख सकते हैं. 80 से ये 42.5 माइनस करेंगे तो 37.5 आपके पास आ जाएगा. सिमिलरली आपने इस मेंबर के लिए भी करना है. तो मेंबर एंड शेयर्स फाइंड करने के बाद जब हम सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 42.5, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 11.6 और ये जो है ये आपके पास एडिशन हो जाएगा 37.5 प्लस 28.34. इन दोनों को ऐड करेंगे वैल्यू 65.84 आ जाएगी. तो ये इस तरह से हमारे सपोर्ट रिएक्शन फाइंड हो जाएंगे. यहाँ पे फिक्स सपोर्ट थी तो यहाँ पे ये जो मूवमेंट थी तो इस मूवमेंट को हम एज अ मूवमेंट ले लेंगे. अच्छा, तो लास्ट जो एग्जांपल है बीम की इस मेथड से, एग्जांपल 3, डिटरमिन द मेंबर एंड मोमेंट्स एंड रिएक्शंस for the 3-span continuous beam shown due to the uniformly distributed load and due to support settlements of 5/8 inch at B and 1.5 inch at C and 3/4 inch at D. सेम जो है बीम को हम एनालाइज कर चुके हैं बाय यूजिंग स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड. तो अब यहाँ पे इसे हम मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड को फॉलो करके एनालाइज करेंगे. तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स का. तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास ए बी सी एंड डी जॉइंट जो है ये फ्री टू रोटेट हैं. तो इनका हम क्या करेंगे,
तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स सबसे पहले जॉइंट ए पे देखें तो जॉइंट ए पे सिर्फ एक ही मेंबर है, ए बी मेंबर। सो जब एक ही मेंबर आपके पास किसी भी जॉइंट पे हो तो वहां पे हम क्या करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर अगर आप कैलकुलेट भी करें तो उसकी वैल्यू आपके पास 1 वैल्यू आएगी। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ए बी जो है वो आपके पास 1 के इक्वल हो जाएगा। एट जॉइंट बी पे अगर हम देखें तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर बी पे दो मेंबर्स हैं, एक बी ए है एक बी सी है। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर बी ए जो है ये आपके पास इक्वल हो जाएगा के ऑफ बी ए डिवाइडेड बाय के ऑफ बी ए प्लस के ऑफ बी सी। ठीक है, तो के ऑफ बी ए जो है वो आपके पास 3/4 आई बाय एल होगा क्योंकि फार एंड हमारे पास हिंज्ड है। तो 3/4 आई बाय एल होगा तो 4 इंटू 20 आपके पास 80 हो जाएगा, तो 3i डिवाइडेड बाय 80। सिमिलरली ये भी 3i बाय 80 और बी सी जो है वो आई बाय लेंथ आई बाय 20 हो जाएगा। यहां से इसको कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू हमारे पास 0.429 आ गई। सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर बी सी फाइंड करने के लिए आई बाय लेंथ आई बाय 20, ये आपके पास के डिस्ट्रीब्यूशन के ऑफ बी सी हो जाएगा 3/4 आई बाय एल। सो 3i बाय 80 प्लस i बाय एल आपके पास i बाय 20 हो जाएगा। ये आपके पास यहाँ से वैल्यू आ गई 0.571। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो इससे हमारे पास वैल्यू जो है वो 1 आनी चाहिए। फिर आपके पास यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स हो गए। तो एट जॉइंट सी अगर हम जॉइंट सी पे देखें तो जॉइंट सी पे हमारे पास जो है दो मेंबर्स हैं, एक सी बी है एक सी डी मेंबर है। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर सी बी फाइंड करने के लिए अगर आप देखें तो ये आपके पास आई बाय लेंथ के ऑफ सी बी डिवाइडेड बाय के ऑफ सी डी डिवाइडेड प्लस के ऑफ सी बी। ठीक है, तो के ऑफ सी बी आई बाय 20, के ऑफ सी डी 3/4 आई बाय 20 आई बाय एल प्लस के ऑफ सी बी आई बाय 20। तो यहां से इनकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास वैल्यू 0.571 आ जाएगी। सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर सी डी अगर हम करेंगे तो सी डी के लिए अगर आप देखें फार एंड हमारा हिंज्ड है तो 3/4 आई बाय एल डिवाइडेड बाय 3/4 आई बाय एल प्लस आई बाय एल ऑफ के ऑफ सी बी। ठीक है, 0.429 वैल्यू आ गई। इन दोनों को भी अगर आप ऐड करें तो आपके पास वैल्यू जो है वो 1 आएगी। फिर जॉइंट डी को अगर आप देखें वो भी हिंज्ड है, फ्री टू रोटेट है, तो उस पे भी हमारे पास एक ही मेंबर है सी डी मेंबर, तो उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है फिक्स्ड एंड मूवमेंट्स। फिक्स्ड एंड मूवमेंट्स नेक्स्ट स्टेप है। तो फिक्स्ड एंड मूवमेंट अगर आप देखें यहाँ पे हमें एक तो लोड गिवन है 2 kg/ft का, उसकी वजह से फिक्स्ड एंड मूवमेंट आएगा। एक हमारे पास सपोर्ट सेटलमेंट की वजह से आएगा। सो डेल्टा ए बी जो है वो हमारे पास क्या है 5/8 इंच। ठीक है, फिर डेल्टा बी सी अगर हम देखें तो वो हमारे पास क्या है 1.5, लेकिन 5/8 इंच जो है वो बी की वजह से है, तो 1.5 माइनस 5/8 करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास डेल्टा बी सी 7/8 इंच आ जाएगा। सिमिलरली डेल्टा बी सी जो है वो हमारे पास कितना होगा, दिस 1.5 माइनस 3/4, तो यहाँ से हमारे पास 3/4 इंचेस रह जाता है। ये वही सेम प्रोसेस है जो कि हम फिक्स्ड एंड मूवमेंट का जो कि हम स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड में भी कर चुके हैं। तो फिक्स्ड एंड मूवमेंट ए बी एंड बी ए, तो इसके लिए हमारे पास क्या था, हम जैसे स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन का जो हमारा लेक्चर है अगर आप वो देखें तो वहां पे हमारे पास सपोर्ट सेटलमेंट की वजह से जो फिक्स्ड एंड मूवमेंट आ रही थी तो वो क्या आ रही थी 6EI डेल्टा डिवाइडेड बाय लेंथ स्क्वायर। ठीक है, तो फिक्स्ड एंड मूवमेंट ए बी एंड बी ए अगर आप देखें उन दोनों की डायरेक्शन आपके पास एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए पॉजिटिव है। तो 6 आपके पास आ गया, ई की वैल्यू 29,000, आई की वैल्यू 7,800 डिवाइडेड बाय डेल्टा आप देख लें तो यहाँ हमारे पास 5/8 इंचेस था डिवाइडेड बाय लेंथ स्क्वायर, तो ये आपके पास यहाँ पे 20 स्क्वायर हो गया। ठीक है, पूरे अरमान कर बाद है हमारे पास यहाँ पे फिक्स एंड मूवमेंट BC एंड फिक्स एंड मूवमेंट CB आ जाएगा। तो वो भी अगर आप देखें दोनों आपके पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस हैं,
तो प्लस 6EI डेल्टा डिवाइडेड बाय लेंथ स्क्वायर, ये भी आपके पास सिर्फ डेल्टा का चेंज आएगा, उसके अलावा बाकी सारी वैल्यू जो है वो सेम रहेगी। आंसर पॉजिटिव में है तो ये आपके पास प्लस 17 18.1 आ जाएगा। सिमिलरली जो लास्ट स्पैन है फिक्स्ड मोमेंट CD एंड फिक्स्ड मोमेंट DC, तो ये अगर आप देखें तो इसकी जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है, इसलिए यहाँ पे ये नेगेटिव हो गया 6EI डेल्टा डिवाइडेड बाय लेंथ स्क्वायर। तो यहाँ पे 6 ये E आ गया, ये I आ गया, ये डेल्टा आ गया, ये इनटू लेंथ स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये 12 क्यूब जो है ये आपके पास हमारे पास जो चीजें इंचेस में है, यहाँ पे अगर आप देखें तो इंचेस में है तो उसको फीट में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे 12 क्यूब से डिवाइड किया गया है। यहाँ से वैल्यू नेगेटिव 1472.7 के फीट आ गई, तो ये हमारे पास फिक्स्ड मूवमेंट्स हो गई ड्यू टू सपोर्ट सेटलमेंट। इसके अलावा हमारे पास जो फिक्स्ड मूवमेंट ड्यू टू 2 के पर फीट एक्सटर्नल लोड की वजह से है, तो अगर हम वो देखें तो वो अगर आप देखें थ्रू आउट द बीम हमारे पास जो है वो 2 के पर फीट UDL लगा हुआ है, तो WL² डिवाइडेड बाय 12 का फार्मूला आएगा। और तीनों स्पैन के लिए जो फिक्स्ड मूवमेंट्स हैं वो सेम रहेगी, तो फिक्स्ड मूवमेंट AB will be equal to fixed moment BC will be equal to fixed moment CD which is equal to plus WL² divided by 12, और इससे वैल्यू हमारे पास 66.7 के फीट आ रही है। एंड फिक्स्ड मोमेंट BA which is equal to fixed moment CB equals to fixed moment DC, इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, मैग्नीट्यूड सेम होगा, जस्ट आपके पास वैल्यू जो है वो नेगेटिव आएगी, तो -66.7 के फीट। Thus the fixed movements due to combined effect of external load and support settlement, तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि सपोर्ट सेटलमेंट और जो लोड था उसका कंबाइन इफेक्ट देखेंगे। तो कंबाइन जब करेंगे हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यूज हमारे पास थी AB BA की, BC CB की, CD DC की, इनको हम ऐड करेंगे यहाँ पे AB BC CD BA CB DC, इनको हम जब कंबाइन इफेक्ट देखेंगे तो जो फिक्स्ड मूवमेंट कंबाइन हमारे पास आएगा वो AB का 1293.9, फिक्स्ड मूवमेंट BA 1160.5, फिक्स्ड मूवमेंट BC 1784.8, फिक्स्ड मूवमेंट CD 1651.4, फिक्स्ड मूवमेंट CD जो है -1406 के फीट, फिक्स्ड मूवमेंट DC जो है -1539.4 के फीट। तो ये आपके पास कंबाइंड फिक्स्ड मूवमेंट आ गई, एक तो सपोर्ट सेटलमेंट प्लस आपके पास 2 के पर फीट लोड जो लगा था UDL उसकी वजह से फिक्स्ड मूवमेंट आ गई। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन इज कैरिड आउट इन यूजुअल मैनर, जैसे हम करते आए हैं पिछली एग्जांपल्स में, एज शोन इन मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जो आगे आपके पास नेक्स्ट स्लाइड पे मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल शो किया गया है। Note that the joints A and D of the simple at the simple end supports are balanced once and no more movements are carried over to these joint। अब ये A और D जो है आपके पास एक्सटर्नल सपोर्ट्स हैं, तो यहाँ पे आपके पास कोई मूवमेंट नहीं होती, इसलिए एक बार इसको बैलेंस करके उसके बाद आपने वहां पे इन दोनों का प्रोसेस जो है स्टॉप कर देना है। फिर फाइनल मूवमेंट जो है वो मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एंड फिगर ऑन नेक्स्ट स्लाइड। तो ये जो आपके पास एट द एंड जब हमारे पास अनबैलेंस मूवमेंट निग्लिजिबली स्मॉल आ जाए तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो फाइनल हमारी जो सब कॉलम्स का एडिशन करेंगे वो हमारे पास फाइनल एंड मूवमेंट्स आएंगी। तो ये आपके पास टेबल है, ये आपके पास कंबाइन जो हमने बोली थी फिक्स्ड मूवमेंट्स यहाँ पे सारी लग गई। उसके बाद अगर आप देखें तो इसको अगर बैलेंस करना है तो अनबैलेंस्ड मूवमेंट जो है वो प्लस 1293.9 है, अनबैलेंस्ड मूवमेंट हमारे पास प्लस 93.9 हो गई। तो इसको बैलेंसिंग के लिए हम डिस्ट्रीब्यूटेड मूवमेंट करते हैं, जो कि नेगेटिव ऑफ दिस मूवमेंट मल्टीप्लाई बाय डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। तो इसका नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे -1293.3। सिमिलरली इस मेंबर के लिए भी सेम यही होगा कि इसका नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो वो हमारे पास 1539.4 आ गया। यहाँ हम जो करेंगे वो क्या करेंगे 1160.5 प्लस 1784.8 इनको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास अनबैलेंस्ड मूवमेंट पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये भी प्लस है ये भी प्लस है, दोनों पॉजिटिव आएगा। तो इसका जो नेगेटिव ऑफ अनबैलेंस्ड मूवमेंट लेंगे वो माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 0.429 करेंगे तो 1263.5 वैल्यू आ गई नेगेटिव, और मल्टीप्लाई बाय 0.571 करेंगे तो -1681.8 वैल्यू आ गई। सिमिलरली सी पे अगर आप देखें तो प्लस 1650 1.4 -1406 इसको करेंगे तो ये आपके पास
बड़ी वैल्यू है, ठीक है, तो आपके पास आंसर जो है इनके अनबैलेंस्ड मूवमेंट जो है वो पॉजिटिव आएगा। तो जितना भी आएगा पॉजिटिव उसको हम नेगेटिव करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 0.571 करेंगे तो -140.1 वैल्यू आ गई, और मल्टीप्लाई बाय 0.429 करेंगे -105.3 आ गई। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो कैरी ओवर का होता है, तो इसका कैरी ओवर इसका हाफ यहाँ पे आ जाएगा। सिमिलरली इसका हाफ यहाँ पे इसलिए नहीं लेके आएंगे क्योंकि ये फार एंड है, और एक बार अगर आपके पास बैलेंस हो गया तो दोबारा इसकी जरूरत नहीं है, अगर फार एंड आपके पास हिंट या रोलर है। अगर यहाँ पे कोई फिक्स्ड होता तो उस केस में हम जो है वो बैलेंसिंग करते। फिर 1681 का हाफ यहाँ पे आ जाएगा, 140 का हाफ यहाँ आ जाएगा, कैरी ओवर हो जाएगा। -105.3 का हाफ यहाँ आना था अगर यहाँ पे कोई फिक्स सपोर्ट होती, लेकिन हिंज सपोर्ट है तो इसलिए यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एट द एंड अगर हम करते भी जाएं तो वैल्यू हमारे पास 0 ही आनी है। 1539.4 है, इसका हाफ जो है यहाँ पे आ जाएगा। अब अगर आप देखें तो दोबारा अनबैलेंस मूवमेंट्स आ गई हैं, -647 -70.1, सिमिलरली यहाँ पे -840.9 +769.7। तो इससे हम क्या करेंगे कि वही सेम प्रोसेस यानी बैलेंसिंग करेंगे और कैरी ओवर करेंगे, बैलेंसिंग करेंगे कैरी ओवर करते जाएंगे। ये प्रोसेस हम तब तक करते जाएंगे जब तक हमारे पास बहुत ही नेग्लिजिबल स्मॉल वैल्यूज ना आ जाए। यहाँ पे देखिए -0.1 -0.1 -0.4 +0.2 वैल्यूज आ गई। तो जब नेग्लिजिबल स्मॉल वैल्यूज आ जाए तो वहां पे हमने अपना ये प्रोसेस जो है वो स्टॉप कर देना है, और उसके बाद क्या करना है कि ये जो कॉलम्स है यहाँ पे हमने एडिशन करनी है। इसे ऐड करेंगे 0 वैल्यू आएगी, इन सबको हम ऐड करेंगे सारी वैल्यूज, तो हमारे पास -426.6 आएगा। इन सारी वैल्यूज को ऐड करेंगे +426.6 आ जाएगा। ये सारी वैल्यूज ऐड करेंगे 804.1 आ जाएगा, और ये वाली वैल्यूज ऐड करेंगे तो 804.1 आ जाएगा। सिमिलरली इन्हें ऐड करेंगे तो हमारे पास 0 वैल्यू आ जाएगी। जब ये आपके पास आ गई तो ये जो आपके पास लास्ट रो है ये आपके पास मेंबर एंड मोमेंट्स है, यानी MAB 0, MBA -426.6, MBC जो है वो +426.6, एंड MCB +804.1, MCD -804.1, एंड MDC जो है वो इक्वल टू 0 हो गया। जब ये वैल्यूज आपके पास आ गई तो यहाँ से आप सिंपली वही स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन मेथड में इसके बाद का जितना भी प्रोसीजर है वो आप स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन मेथड से देख सकते हैं। वहां पे आपने इसके बाद मेंबर एंड शेयर्स निकालने हैं जो कि वहां पे ऑलरेडी निकल चुके हैं, और उसके बाद सपोर्ट रिएक्शन और शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करनी है। तो ये आपके पास बेसिक जो है एग्जांपल्स थी ऑन मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड कि कैसे मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड को यूज करके हमने इंडिटरमिनेट बीम्स को एनालाइज करना है। थैंक यू। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें।